हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? हम सॉल्व एग्जाम्पल 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सॉल्व करने वाले, जो मैंने कल बताया था आपको। तो आपका फॉर्मेट रेडी होगा, राइट? आज हम उसे स्टार्ट टू एंड पूरा सॉल्व करेंगे, राइट? तो मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो वेरी गुड, टैली हुआ होगा तो और भी अच्छा। अगर नहीं टैली हुआ है, डाउट्स है, तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं या कैसे सॉल्व कर रहा हूं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं एंड फिर नेसेसरी फॉर्मेट बनाते हैं, राइट? कुछ एक हाथ दूसरा नया आइटम है, बाकी सारे रिपीटेड आइटम है, राइट? तो मैं उसे अब ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, राइट? चल, तो लेट्स रीड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। कबीर एंड रेशमा are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:1। तो कबीर एंड रेशमा आर दी पार्टनर्स और ये उनकी बैलेंस शीट है। तो कबीर रेशमा का रेशो क्या है? 4:1। तो आप आपके टेक्स्ट बुक में मार्क करो एज ओल्ड रेशो। तो कबीर रेशमा का ओल्ड रेशो इज 4:1, राइट? एंड उनके बैलेंस शीट में क्या दिया देखते हैं। फ्रॉम द लायबिलिटी साइड कैपिटल है कबीर एंड रेशमा का, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स है, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस है। तो देयर आर टू क्रेडिटर्स, गुड्स यानी कि जिनसे हमने गुड्स उधार खरीदे इसलिए क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस यानी कि सैलरी देना बाकी है, रेंट देना बाकी है, यस और नो। तो जो खर्चे देने बाकी है, तो जिनको देना बाकी है खर्चे, उसको हम क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस कह रहे हैं। तो क्रेडिटर्स नथिंग बट पैसा देना बाकी है, गुड्स खरीदा उसके देने बाकी है, और जो सर्विसेज लिए है उसके पैसे देने बाकी है। तो दिस इज माय लायबिलिटी साइड। एसेट्स में दिया है गुडविल। देखो अगेन बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही है, राइट? तो जब भी गुडविल नीचे एडजस्टमेंट में दिया जाएगा तो हमें बैलेंस शीट वाला गुडविल कंसीडर करना पड़ेगा। ये क्लियर है? दूसरा, सन्ड्री डेटर्स 30,000 लेस आरडीडी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड बैंक, राइट? तो ये बैलेंस शीट साइड है, कोई नया आइटम नहीं है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी भी सिंपल है, एसेट्स भी सिंपल है। क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं। नीचे क्या कहा है उन्होंने? ऑन 1 अप्रैल 2019 सुवर्णा is admitted in the partnership on the following terms। तो who is the new partner? सुवर्णा is the new partner जो आपने बिजनेस में एज ए नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया, राइट? बट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, सुवर्णा टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ₹45,000। तो फ्यूचर प्रॉफिट के 20% शेयर के लिए सुवर्णा ₹45,000 लाएगी। मतलब क्या है? तो वो 20% प्रॉफिट के हिस्से के लिए 45,000 कैपिटल लाएगी। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है, बट यस, अगर आपको प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए तो आपको बिजनेस में कैपिटल देना पड़ेगा। तो 20% हिस्से के लिए मैंने 45,000 क्या दिया? कैपिटल दिया। तो सुवर्णा का कैपिटल इज 45,000। ये क्लियर है? तो नथिंग बट फर्स्ट एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं सुवर्णा ने 45,000 रुपीज कैपिटल दिया। दूसरी एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। तो गुडविल नए पार्टनर ने लाया नहीं, बट जो ऑलरेडी गुडविल है हमारे पास बैलेंस शीट में 66,000, उसी को हम रीवैल्यू करके 75,000 पे लेके जा रहे हैं। नथिंग बट हमें गुडविल की वैल्यू बढ़ानी। कैसे? एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते हैं। तीसरा, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तीसरा वो क्या कह रहे हैं? आरडीडी की जरूरत नहीं है। तो जो बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से आरडीडी सब्ट्रैक्टेड दिख रही है, वो 3,000 आरडीडी आपको कैंसिल करनी, हटानी है। कैसे? एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते हैं। चौथी एडजस्टमेंट, रेंट रिसीवेबल ₹4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। तो वो कह रहे हैं रेंट रिसीवेबल, आपको रेंट आना बाकी है, उसकी एंट्री बुक्स में करो। आपको 4,500 रुपया रेंट मिलना बाकी है, ठीक है? तो सिंपल है, हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? हमारे अकाउंटिंग में एडजस्ट करते हैं। अगेन कैसे करना है सम सॉल्व करते वक्त देखेंगे, राइट? तो ये चौथी एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं? रेंट रिसीवेबल, रेंट आना बाकी है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, राइट? एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट, आप सबकी फेवरेट एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कल वाला मैंने आपको जो होमवर्क के लिए कहा था, मैंने कौन सा क्वेश्चन कल आपको होमवर्क के लिए कहा था? सॉल्व एग्जांपल 9 मैंने होमवर्क के लिए कहा था। उसमें भी कैपिटल को एडजस्ट करना था इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन लोन अकाउंट। कल लोन अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के लिए कहा था, आज वो कह रहे हैं करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करो, राइट? तो आज का सम अगर आपको समझ में आया तो कल का होमवर्क वाला सम आपको समझ में आना ही चाहिए। इज इट क्लियर? तो इस चौथी एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो बस 4 सिंपल सी एडजस्टमेंट है, फटाफट इसे सॉल्व करते हैं, राइट? बट सॉल्व करने के लिए हमें बनाना क्या है? तो उन्होंने लास्ट लाइन पर कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट बनानी है, राइट? बट इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे। कौन सा? तो बैलेंस शीट में देखो कैश है या बैंक है?
बैंक है, तो कैश एट बैंक है, तो मतलब मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा। यस और नो, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, बैंक दिया 83,000, तो मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा, राइट। तो मेरे फर्स्ट पेज का फॉर्मेट में बना रहा हूँ। फर्स्ट पेज पे मैं क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा क्या बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड तीसरा क्या बनाऊंगा, बैंक अकाउंट, राइट। एज यूजुअल ऊपर आपको टाइटल देना है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, कौन है पुराने पार्टनर, कबीर एंड रेशमा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल में कबीर, रेशमा एंड नया पार्टनर सुवर्णा। एंड नीचे बैंक अकाउंट, उन्होंने नहीं पूछा है बट हमारे काम आसान हो या हमारा काम आसान हो इसलिए हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। एंड सेकंड पेज पर मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ कबीर, रेशमा एंड सुवर्णा, ब्रैकेट में न्यू फर्म। इस नए फर्म के लिए हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। एज यूजुअल लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां तक क्लियर है। तो बस लेजर बनाना है, जर्नल एंट्री वगैरह कुछ नहीं पूछा है, तो ये हमारे लिए काफी आसान है। फटाफट लेजर बनाने के लिए कितने स्टेप्स यूज करते हैं हम, 4 स्टेप। तो इन स्टेप्स को एक एक करके यूज करेंगे एंड सम को टैली करेंगे। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, लायबिलिटीज में से, पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में से पार्टनर्स का कैपिटल उठाओ एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कबीर के कॉलम में 1,05,000 एंड रेशमा के कॉलम में 75,000। ये क्लियर है। मैंने लायबिलिटीज से कैपिटल उठाया एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख लिया। फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज कैपिटल उठाओ, पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखो। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है, इज देयर एनी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं लायबिलिटी साइड में देख रहा हूं तो लायबिलिटी में जनरल रिजर्व भी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, बट पहले मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर अगले स्टेप में मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो स्टार्टिंग विद जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व है हमारे पास, 30,000 है। तो इस 30,000 जनरल रिजर्व को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4:1 में पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं लायबिलिटी से जनरल रिजर्व उठा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहा हूं बाय जनरल रिजर्व। 4:1 के हिसाब से कबीर को मिलेगा 24,000 एंड रेशमा को मिलेगा 6,000। 4:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। पुराना रेशो क्वेश्चन में सब लोग चेक कर सकते हो क्या है, 4:1 दिया है कबीर एंड रेशमा का रेशो। तो हमारे पास जनरल रिजर्व कितना था, हमारे पास जनरल रिजर्व था 30,000, तो 30,000 को मैंने 24,000 एंड 6,000 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये क्लियर है। अब जनरल रिजर्व के साथ साथ क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 6,000, उसको उठाओ पार्टनर्स कैपिटल में लिखो बाय P&L अकाउंट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से 4:1 के हिसाब से मिलेगा 4,800 कबीर को एंड 1,200 रेशमा को, राइट। तो जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पर हमारी स्टेप 2 कंप्लीट हुई। स्टेप 1 के हिसाब से कैपिटल लिखा, स्टेप 2 के हिसाब से जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। अब स्टेप 3 के हिसाब से क्वेश्चन में दिए हुए बैंक बैलेंस को उठाएंगे एंड हमारे बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो मैं बैंक अकाउंट एसेट्स में जो दिया है उसको उठा रहा हुआ है। कितना बैंक है हमारे पास, 83,000, उठाया, बैंक के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 83,000। तो स्टेप 3 के हिसाब से बैंक बैलेंस उठाया, बैंक अकाउंट में लिख लिया, राइट। 3 स्टेप्स कंप्लीट हुई। चौथी स्टेप क्या कहती है, चौथी स्टेप कहती है सॉल्व द एडजस्टमेंट एंड ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट गिव डबल इफेक्ट। तो मैं फटाफट चलता हूं ऑन द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं सुवर्णा टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ₹45,000। नथिंग बट 45,000 रुपीज वो क्या लेके आ रही है, कैपिटल के लिए लेके आ रही है। प्रॉफिट में से 20% हिस्सा चाहिए उसे, तो उसे बिजनेस में 45,000 रुपीज एज अ कैपिटल देना पड़ेगा। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला ये कैपिटल है, बट सुवर्णा को क्या देना पड़ेगा, सुवर्णा को कैपिटल देना पड़ेगा। तो 45,000 इज सुवर्णाज कैपिटल। इज इट क्लियर। तो सुवर्णा ने 45,000 रुपीज कैपिटल के लिए लाए। क्या लाया, पैसा। तो ये पैसा कहाँ जमा होगा, तो हमारे बैंक में जमा होगा। तो 45,000 कैपिटल लाने का पहला इफेक्ट मैं दे रहा हूँ बैंक के डेबिट में, मैं लिख रहा हूँ टू सुवर्णाज कैपिटल 45,000। ये हुआ पहला इफेक्ट एंड ये सुवर्णा का कैपिटल है, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट सुवर्णा के कॉलम में 45,000। यहां तक क्लियर है सबको, इज इट क्लियर। तो चलते हैं ऑन नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, राइट। कुछ नया हम इसमें सीखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। तो ऑलरेडी हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें पता है बैलेंस शीट में देयर इज अ गुडविल। तो बैलेंस शीट में अगर आप चेक करोगे तो देयर इज 66,000 रुपीज का गुडविल, यस और नो। तो बैलेंस शीट में पहले से ही कितने रुपए का गुडविल हमारे पास पड़ा हुआ है, 66,000 का गुडविल पड़ा हुआ है। अब वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि 66,000 गुडविल को 75,000 पर लेके जाओ।
66,000 के गुडविल को कितने पे लेके जाओ, 75,000 पे लेके जाओ। नथिंग बट गुडविल को हमें 9,000 से बढ़ाना है, गुडविल हमें एप्रिसिएट करना है 9,000 से। पुराने बैलेंस शीट में 66,000 गुडविल एंड एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि गुडविल को 75,000 करो। ये क्लियर है, राइट? मतलब हमें गुडविल को 9,000 रुपए से बढ़ाना है, राइट? 9,000 कैसे? तो 75,000 माइनस पुराना 66,000, डिफरेंस है 9,000। तो 9,000 से गुडविल बढ़ेगा कैसे? 66 पुराने बैलेंस शीट में, अब उसे 75 करो, तो हमें 9,000 से गुडविल को बढ़ाना है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो पहला मैं क्या करूंगा, हमें गुडविल चाहिए कितना, तो हमें नया गुडविल चाहिए 75,000। तो पहले मैं 75,000 को उठाऊंगा एंड हमारे नए बैलेंस शीट में गुडविल डायरेक्टली 75,000 बाहर लिखूंगा कि आई नीड न्यू गुडविल टू बी 75,000। तो 66,000 को कैंसिल करके मैंने बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में कितना गुडविल लिखा, मैंने डायरेक्टली गुडविल की अमाउंट 75,000 बाहर लिखी, राइट? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 66,000, उसके बदले में मैंने नए बैलेंस शीट में 75,000 गुडविल की फाइनल अमाउंट बाहर लिख ली, राइट? अब 66 का गुडविल 75 हो रहा है, मतलब गुडविल एप्रिसिएट हो रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया। कितने से एप्रिसिएट हो रहा है? 9,000 से एप्रिसिएट हो रहा है। तो गुडविल एप्रिसिएट होने पर फायदा है या नुकसान है? आंसर इज फायदा। गुडविल आपका एसेट है, गुडविल बढ़ रहा है, यानी कि एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ने पर फायदा होगा, यस और नो? बट गुडविल, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में भी कहा था, गुडविल का फायदा हो या नुकसान हो, वो डायरेक्टली रिलेट करता है विद ओल्ड पार्टनर्स। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? गुडविल बढ़ेगा या फिर कम होगा? गुडविल बढ़ने से फायदा हुआ तो वो डायरेक्टली पार्टनर्स में डिवाइड करना है, या गुडविल राइट ऑफ, जैसे हमने कल के क्वेश्चन में किया था, गुडविल राइट ऑफ करोगे तो नुकसान होगा, तो वो डायरेक्टली पार्टनर को अफेक्ट करेगा एंड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गुडविल में हम कोई भी एडजस्टमेंट अगर करेंगे तो उसका डायरेक्टली असर पार्टनर्स कैपिटल पे दिखना चाहिए। अगर गुडविल बढ़ने से फायदा होगा तो पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करो, गुडविल घटने पर अगर नुकसान होगा तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, या पूरा का पूरा गुडविल आप राइट ऑफ करोगे तो नुकसान होगा तो वो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। बाकी के एसेट्स अगर बढ़ते हैं, कम होते हैं, तो उसका फायदा नुकसान हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखते हैं। बट गुडविल का फायदा नुकसान हम पार्टनर्स कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो यहां पर कितने का फायदा हो रहा है? 9,000 का फायदा हो रहा है। फायदा कैसे? तो पहले 66 गुडविल था, अब मैं 75 पे लेके जा रहा हूं, मतलब आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की कीमत में बढ़ा रहा हूं। गुडविल एसेट है, एसेट बढ़ने पर क्या होगा? फायदा होगा। बट ये गुडविल बढ़ने का फायदा है, तो गुडविल बढ़ने का फायदा मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो जो गुडविल का फायदा है वो मैं पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कितना फायदा है? 9,000 फायदा है। तो मैं उस 9,000 फायदे को उठा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय गुडविल। 9,000 को मैं दोनों पार्टनर यानी कि कबीर एंड रेशमा के बीच में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, यानी कि कबीर को मिल रहा है 7,200 एंड रेशमा को मिल रहा है 1,800। 9,000 को मैंने 4:1 में दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। इट इज प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है। बट ये गुडविल का फायदा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। यहां तक क्लियर है? तो जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि गुडविल राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, वैसे ही यहाँ पर गुडविल बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट? अगर डाउट है तो फिर से इसे रिपीट करके देखो। हम बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, राइट? एडजस्टमेंट 3 क्या कह रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट। आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। वो कह रहे हैं आरडीडी की जरूरत नहीं है। तो आरडीडी कहाँ है? तो अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो देयर इज डेटर्स ऑफ 30,000 लेस आरडीडी 3,000 और फिर आरडीडी माइनस करके 27,000 के डेटर्स बाहर बच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब आरडीडी की जरूरत नहीं है। मतलब जो आरडीडी वहां पर माइनस है पुराने बैलेंस शीट में, अब वहां पर जो आपने माइनस की हुई आरडीडी है उसकी अब जरूरत नहीं है, मतलब आरडीडी को हटाओ। तो अगर मैं आरडीडी को हटाऊंगा मतलब डेटर्स से आरडीडी माइनस नहीं होगी, तो डेटर्स मेरे 30,000 बचने चाहिए। तो उसी लॉजिक पर मैं क्या कर रहा हूं, पहले जो ओरिजिनल डेटर्स है, कितने डेटर्स है? 30,000, उन ओरिजिनल डेटर्स को उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं एज डेटर्स। कितना लिख रहा हूं मैं? 30,000। मैंने आरडीडी को हटा दिया तो मेरे डेटर्स नए बैलेंस शीट में डायरेक्टली 30,000 दिखेंगे।
करेंगे। ये क्लियर है क्या? देखो पुराने बैलेंस शीट में डेटर्स इज 30 माइनस आरडीडी 3 एंड फिर नेट डेटर्स बाहर है 27,000। अब वो कह रहे हैं आरडीडी की जरूरत नहीं है, आरडीडी की जरूरत नहीं मतलब आरडीडी कैंसिल करो। तो अगर आरडीडी कैंसिल करोगे तो डेटर्स 30,000 बाहर बचेंगे, आरडीडी है ही नहीं, तो 30 माइनस 0 बाहर 30 बचेगा। तो वही मैंने किया, डेटर्स को नए बैलेंस शीट में लिखते वक्त 30,000 लिख लिया, आरडीडी को कैंसिल कर दिया। तो ये मेरा पहला इफेक्ट है कि डेटर्स को उठाया, डायरेक्टली बाहर लिखा 30,000। अब इसमें हो क्या रहा है, मैंने आरडीडी कैंसिल की इसलिए मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं। पुराने बैलेंस शीट में देखो डेटर्स आउटर कॉलम में 27,000 थे, अब नए बैलेंस शीट में डेटर्स आउटर कॉलम में 30,000 है, राइट। सो डेटर्स की वैल्यू पहले से बढ़ रही है। आरडीडी कैंसिल की, आरडीडी मतलब हमें लग रहा है कि इतना पैसा डूबेगा, बट वो हमने कैंसिल किया मतलब हमें अब लग रहा है कि नहीं डूबेगा, मतलब फायदा हो रहा है या नथिंग। बट पहले 27,000 के डेटर्स बच रहे थे, अब 30,000 के डेटर्स बच रहे हैं। तो आरडीडी कैंसिल करने की वजह से माय डेटर्स आर गोइंग अप, डेटर्स इज माय एसेट, एसेट बढ़ने से मुझे क्या होगा, फायदा होगा। तो आरडीडी कैंसिल करने की वजह से मुझे फायदा हो रहा है, तो उस फायदे को मैं लिखूंगा रीवैल्यूएशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में एज क्या लिखूंगा, एज बाय आरडीडी। आरडीडी कैंसिल की इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, बाय आरडीडी। कितना आरडीडी कैंसिल किया, 3,000, अमाउंट में 3,000, बाय आरडीडी 3,000। एक डेटर्स डायरेक्टली 30,000 बाहर लिखे एंड डेटर्स बढ़ रहे हैं, मेरा फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि मैंने आरडीडी कैंसिल की। तो आरडीडी कितनी कैंसिल की, 3,000 रुपीज। ये क्लियर है? तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4, राइट। ध्यान से सुनो, ये भी सिंपल एडजस्टमेंट है, नहीं है हमारे लिए बट सिंपल है। क्या कह रहे हैं, रेंट रिसीवेबल ₹4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। तो वो कह रहे हैं कि जो रेंट है 4,500 का रेंट आना बाकी है, उसे बुक्स में एडजस्ट करो। रेंट रिसीवेबल 4,500, रेंट आना बाकी है। तो आना बाकी मतलब क्या, तो इट इज वेरी सिंपल। अगर मुझे पैसे आने बाकी है तो इट इज माई एसेट, देना बाकी है मतलब लायबिलिटी, आना बाकी है मतलब एसेट्स। तो इसका पहला इफेक्ट में उठा के एसेट्स में लिखूंगा रेंट रिसीवेबल 4,500। कहां लिखा मैंने पहला इफेक्ट, एसेट्स में लिखा, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा रेंट रिसीवेबल 4,500। मुझे रेंट के 4,500 आने बाकी है, बैलेंस शीट में पहले से नहीं थे, मैंने लिख लिए। पुराने बैलेंस शीट में नहीं है रेंट रिसीवेबल, क्योंकि वो अभी कह रहे कि रेंट आना बाकी है, उसे प्रोवाइड करो, पहले से लिखा हुआ नहीं है, आप प्रोवाइड करो, आप लिखो। तो मैंने लिखा रेंट रिसीवेबल 4,500। ये क्लियर है पहला इफेक्ट। अब रेंट रिसीवेबल की एंट्री मैंने कहाँ की, मैंने एसेट्स में लिखी। तो एसेट साइड बढ़ेगी या कम होगी, तो एसेट साइड बढ़ेगी। अगर एसेट्स बढ़ेगी तो मेरे लिए फायदा है या नुकसान है, आंसर इज मेरा फायदा है, यस और नो। एसेट बढ़ने पर हमें फायदा होता है या नुकसान होता है, तो एसेट बढ़ने पर फायदा होता है। पहले रेंट रिसीवेबल था क्या एसेट्स में, नहीं। अभी मैंने रेंट रिसीवेबल 4,500 एसेट्स में लिखा, मतलब मेरे एसेट साइड की टोटल अब 4,500 से बढ़ेगी पहले से, यस और नो। तो अगर मेरी एसेट्स बढ़ेगी तो मेरे लिए फायदा है। ये सिंपल, ये रेंट क्या है, रिसीवेबल है, आना बाकी है, तो कभी ना कभी तो मिलेगा। तो रेंट मिलने पर आपका क्या होगा, फायदा। तो नथिंग बट रेंट रिसीवेबल इज माय प्रॉफिट, उसे उठाऊंगा एंड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रेंट रिसीवेबल 4,500। तो ये मेरा सेकंड इफेक्ट बन गया। पहला एसेट्स में लिखा रेंट रिसीवेबल एंड दूसरा मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा बाय रेंट रिसीवेबल 4,500। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 4 का भी हमारा डबल इफेक्ट हो गया। तो हमने 1 2 3 4 चारों एडजस्टमेंट कंप्लीट की, हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट दिया। नया क्या था यहाँ पर, दूसरा एडजस्टमेंट की गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है एंड तीसरा आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। बट इजी था दोनों, राइट, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर लग रहा है डिफिकल्ट या डाउट है तो रिवाइंड करके फिर से रिपीट करके देखो वो पार्ट, राइट, कि अच्छा कि इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, राइट। बट इट इज लॉजिकल, सिंपल। हमने इस तरह के बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं, इन डिटेल सॉल्व किए हैं, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब हम चलते हैं चौथी एंड लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स to be adjusted in new profit sharing ratio by opening current account। नथिंग बट हमें पार्टनर्स के कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। हमें पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में कहीं पर हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, आंसर इज नो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल तो बाद में निकलेगा, पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट बैलेंस शीट के नीचे आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। आप भी मेरे साथ करो, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो मैंने वर्किंग नोट लिखा। मैं आपको 2 स्टार्टिंग पॉइंट फिर से दे रहा हूँ, बाकी का वर्किंग नोट आप वीडियो पॉज करके 10 मिनट का टाइम ले लो, 10 मिनट में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो और फिर से वीडियो को प्ले करके आपका आंसर और मेरा आंसर वेरीफाई करो। नया पीएसआर कैसे निकलता है अगेन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रैक्टिस। इज इट क्लियर? तो टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 चीजें चाहिए। एक, पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो
एंड दूसरा जो नया पार्टनर आप बिजनेस में लेके आ रहे हो उसे आप प्रॉफिट में से कितना हिस्सा दे रहे हो, राइट। तो ये दो चीजें मुझे चाहिए। तो उसमें से पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर ओल्ड रेशो। कौन है ओल्ड पार्टनर? तो ओल्ड पार्टनर है हमारा कबीर इज टू रेशमा। तो कबीर इज टू रेशमा का ओल्ड रेशो इज 4:1, नथिंग बट 4/5 एंड 1/5। ये क्लियर है। क्वेश्चन की शुरुआत में ही कहा है कि कबीर एंड रेशमा का रेशो इज 4:1, तो 4:1 नथिंग बट 4/5 1/5। 5 कैसे नीचे आया? 4 + 1 is 5। तो कबीर एंड रेशमा का ओल्ड रेशो इज 4/5:1/5। ये पहला क्लियर है। अब दूसरा हमें चाहिए कि जो नई पार्टनर है, नई पार्टनर कौन है यहां पर? सुवर्णा। तो सुवर्णा को हम कितना प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे हैं? तो एडजस्टमेंट 1 में उन्होंने कहा है सुवर्णा टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर। अब उन्होंने नॉर्मली इससे पहले हमने जितने भी सम सॉल्व किए उसमें आपको प्रपोर्शन में दिया जाता कि उसे हम 1/4 हिस्सा देंगे या 1/5 हिस्सा देंगे या 1/2 हिस्सा देंगे, यस और नो। 1/समथिंग होता था, यस और नो। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने परसेंटेज में दिया है कि सुवर्णा को हम 20% हिस्सा प्रॉफिट में से देंगे। तो मेरा पहला काम है इस 20% को एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट करना, राइट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सुवर्णा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, राइट। बट 20% लेके हम नया पीएसआर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। तो इस 20% को मुझे प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20% इज नथिंग बट 20/100। 20% इज व्हाट? 20% इज नथिंग बट 20/100। तो मैं क्या लिख रहा हूं? सुवर्णाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 20% विच इज इक्वल टू 20/100। अगर 20/100 को मैं डिवाइड करता हूं तो 25/100, तो 20/100 इज नथिंग बट 1/5। 0 0 कॉमन मैंने कट किए, राइट। तो क्या बचा? 2/10 बचा। तो 2 को एंड 10 को मैं क्या कर रहा हूं? 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो दोनों को 2 से डिवाइड करने पर मेरा क्या बचेगा? 1/5 बचेगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो सुवर्णा का रेशियो इज 1/5। कैसे मैंने लिखा? सुवर्णा शेयर इन प्रॉफिट इज 20%। 20% इज नथिंग बट 20/100। 20% परसेंटेज यानी कि पर 100 का हिसाब 100 में से 20। So 20/100 परसेंटेज इज डिनोटेड बाय 20/100, यस और नो। 20% यानी कि 100 में से 20 यानी कि 20/100। तो 20% इज नथिंग बट 20/100। 20/100 को फर्दर डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा? 1/5। तो 20/100 इज नथिंग बट 1/5। नथिंग बट आप सुवर्णा को प्रॉफिट में से 1/5 हिस्सा दे रहे हो। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें दी, बेस जो आपको चाहिए टू फाइंड न्यू पीएसआर। पहला बेस मैंने क्या दिया? पुराने पार्टनर्स का रेशो 4:1 यानी कि 4/5 1/5 एंड नए पार्टनर का हिस्सा, नए पार्टनर का हिस्सा कितना आ रहा है? 20% यानी कि ही 1/5। तो जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो पहला बेस क्या लोगे? 1 माइनस नए पार्टनर का हिस्सा, तो 1 माइनस 1/5 करो, जो बचेगा वो दोनों पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको नया पीएसआर मिलना चाहिए। तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो एंड बचा हुआ कैलकुलेशन करो एंड नया पीएसआर कैलकुलेट करो। तो पॉज द वीडियो, वीडियो के बाद मतलब आपका कैलकुलेशन होने के बाद वीडियो को प्ले करो एंड आपका नया पीएसआर एंड मेरा कैलकुलेशन मैच करो, राइट। तो अभी बस ये दो कैलकुलेशन एज अ बेस ले लो, राइट, एंड नया पीएसआर कैलकुलेट करो। चलो तो पॉज द वीडियो। चलो तो आई होप सबने नया पीएसआर कैलकुलेट किया होगा। अगर सबने नया पीएसआर कैलकुलेट किया होगा तो सबका कैलकुलेशन इस प्रकार आया होगा एंड नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल रहा है 16:4:5। क्या मिल रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 16:4:5। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 16:4:5, राइट। अगर सबका ये आ रहा है तो वेरी गुड। जिनका जिनका नहीं आ रहा है क्रॉस चेक करो विथ माय कैलकुलेशंस कि यही कैलकुलेशन है हमने सीखे थे वाइल सॉल्विंग नया पीएसआर के सम्स, राइट। तो उसके हिसाब से आपका 16:4:5 आना ही चाहिए। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिला 16:4:5। अब इस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस लेके हम क्या करेंगे? अगला वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर एडजस्टमेंट 4। एडजस्टमेंट 4 में वो क्या कह रहे हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है एंड कैपिटल में अगर कुछ डिफरेंस आता है तो उसे करंट अकाउंट में लिखना है। तो करंट अकाउंट जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तब देखते करना क्या है। अभी हमारा काम क्या है? अभी हमारा काम है पार्टनर्स का कैपिटल रिकैलकुलेट करना एज पर न्यू पीएसआर। इज इट क्लियर? तो मैं आ रहा हूं फटाफट थर्ड पेज पर।
थर्ड पेज में फिर से लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, आगे लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो बेस मुझे फिर से दो चीजें चाहिए, एक कि जो मेरा नया पार्टनर है उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है। तो जो नया पार्टनर है उसका प्रॉफिट में से 5 हिस्से है। जो नया पार्टनर है हु इज न्यू पार्टनर, सुवर्णा, तो सुवर्णा का तीसरा हिस्सा है 16:4:5 में सुवर्णा इज लास्ट, तो सुवर्णा को 5 हिस्से दे रहे हैं हम प्रॉफिट में से। एंड दूसरा मुझे चाहिए कि सुवर्णा कितना कैपिटल दे रही है। तो फिर से एडजस्टमेंट 1 में हमने मार्क करके रखा है कि सुवर्णा 45,000 रुपीज कैपिटल दे रही है, यस और नो। तो सुवर्णा को प्रॉफिट में से 5 हिस्से मिल रहे हैं, राइट, एंड उस 5 हिस्सों के लिए वो 45,000 रुपीज कैपिटल दे रही है। तो इन दोनों के हिसाब से मैं अपना पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि सुवर्णा's कैपिटल फॉर 5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 45,000। ये क्लियर है कि मैंने क्या लिखा? देखो, सुवर्णा को हम प्रॉफिट में से 5 हिस्से दे रहे हैं, 16:4:5, सुवर्णा के 5 हिस्से प्रॉफिट में से, एंड इस 5 हिस्सों के लिए सुवर्णा कितना कैपिटल दे रही है। तो पहले एडजस्टमेंट में कहा है कि 45,000 कैपिटल दे रही है, तो उसी को मैंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया कि सुवर्णा's कैपिटल फॉर 5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इस 45,000। 5 हिस्सों के लिए सुवर्णा 45,000 कैपिटल दे रही है। अब मैं इन 5 हिस्सों को अगर 45 या 5 हिस्सों के लिए सुवर्णा 45,000 कैपिटल दे रही है तो मुझे कैलकुलेट करना है एक हिस्से के लिए सुवर्णा का कैपिटल कितना है। सुवर्णा को हम प्रॉफिट में से 5 हिस्से दे रहे हैं और उस 5 हिस्से के बदले में सुवर्णा 45,000 कैपिटल दे रही है, तो मुझे चाहिए एक हिस्से का कैपिटल कितना है। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर कह रहा हूं देयरफॉर कैपिटल फॉर 1 शेयर इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 हिस्सों के लिए 45 है तो एक हिस्से के लिए 45/5। यह चॉकलेट है, 5 चॉकलेट मैंने खरीदी, उसके लिए 45,000 पे किए। 5 चॉकलेट के लिए मैंने 45,000 पे किए, मतलब एक चॉकलेट मुझे 9,000 की पड़ी। कैसे 9,000? 5 चॉकलेट के लिए मैं 45 पे कर रहा हूं, ये सॉरी नो 45,000, 45,000 में 5 चॉकलेट खरीद रहा हूं, तो 45,000/5 मतलब एक चॉकलेट 9,000 की पड़ी। तो ऑन दी सेम लॉजिक हम सुवर्णा को प्रॉफिट में से 5 हिस्से दे रहे हैं, 5 हिस्सों के लिए वो 45,000 कैपिटल दे रही है, तो एक प्रॉफिट के एक हिस्से के लिए उसका कैपिटल बनेगा 45,000 डिवाइडेड बाय 5। 45/5 इज नथिंग बट 9,000, यस और नो, मतलब प्रॉफिट के हर एक हिस्से के लिए पार्टनर को 9,000 रुपया कैपिटल देना है, राइट। तो ऑन द सेम लॉजिक, मतलब अगर मैं 2 हिस्सों का पार्टनर हूं तो मुझे 9,000 इंटू 2 यानी कि 18,000 कैपिटल देना पड़ेगा। कोई और अगर 10 हिस्से का पार्टनर बनेगा तो वो 10 इंटू 9 यानी कि 90,000 कैपिटल देगा। सो ऑन दी सेम लॉजिक मैं बचे हुए 2 पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर देखता हूं कितना है एंड उनका कैपिटल कैलकुलेट करता हूं। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं देयरफॉर जो हमारा पहला पार्टनर है कबीर्स कैपिटल फॉर 16 शेयर। कबीर प्रॉफिट में से 16 शेयर ले रहा है, यस और नो। सो कबीर कैपिटल फॉर 16 शेयर इज इक्वल टू 9,000 इंटू 16। एक हिस्से के लिए 9,000 तो 16 हिस्से के लिए 9,000 इंटू 16, तो 9,000 इंटू 16 कबीर का कैपिटल हो रहा है 1,44,000। तो कबीर का नया कैपिटल शुड बी 1,44,000। ये क्लियर है? सिंपल लॉजिक है। हमने पहले क्या किया, सुवर्णा के कैपिटल में से एक हिस्से का कैपिटल फाइंड आउट किया। वो 5 हिस्सों के लिए 45,000 दे रही है, मतलब एक हिस्से के लिए 9,000 दे रही है, यस और नो। प्रॉफिट के हर एक हिस्से के लिए वो 9,000 दे रही है। तो ऑन द सेम लाइन बाकी के पार्टनर्स ने भी कैपिटल देना चाहिए। तो कबीर प्रॉफिट में से 16 हिस्से ले रहा है, तो 16 हिस्सों के लिए वो देगा 16 इंटू 9,000 यानी कि 16 इंटू 9,000, नथिंग बट उसका नया कैपिटल हैज टू बी 1,44,000। एंड ऑन द सेम लॉजिक हमारी दूसरी पार्टनर है रेशमा, तो रेशमा को हम प्रॉफिट में से केवल 4 हिस्से दे रहे हैं, तो रेशमा's कैपिटल फॉर 4 शेयर इज इक्वल टू 9,000 इंटू 4 नथिंग बट 36,000। तो रेशमा का कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होना चाहिए 36,000। ये क्लियर है क्या? तो अगर मैं तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा तो जो मेरा पहला पार्टनर है कबीर, कबीर्स कैपिटल हैज टू बी 1,44,000। दूसरी पार्टनर है रेशमा, रेशमा का कैपिटल हैज टू बी 36,000 एंड सुवर्णा का ऑलरेडी 45,000 कैपिटल है, तो ये उनका नया कैपिटल है एज पर न्यू पीएसआर। ये क्लियर है? तो ये जो नया कैपिटल हमें मिला है इसका पहला इफेक्ट मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा एंड हमारे नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन करके कबीर 1,44,000, रेशमा 36,000 एंड सुवर्णा 45,000, राइट। तो मैंने नए पार्टनर का कैपिटल नए बैलेंस शीट में कॉपी कर लिया, राइट। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना है, तो इमीडिएटली ये जो नया कैपिटल मिला है इसको उठाऊंगा एंड मैं फर्स्ट पेज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टोटल के लिए एक लाइन छोड़ के बस लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन। कबीर के कॉलम में 1,44,000,
फिर रेशमा के कॉलम में 36,000 एंड सुवर्णा के कॉलम में 45,000, राइट। तो नया कैपिटल मिल गया, वो मैंने नए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखा एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां पर हमारी एडजस्टमेंट 4 का डबल इफेक्ट हुआ, लेकिन एडजस्टमेंट 4 का अभी भी कुछ पार्ट बाकी है जो वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है पार्टनर्स कैपिटल का वो करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, बट वो तब हम करेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। बट मैं डायरेक्टली इमीडिएटली पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पहला अकाउंट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मुझे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स के बीच में बटेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे एंड फिर उनका डिफरेंस हम करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो अब फटाफट मैं क्या कर रहा हूं, मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आ रहा हूँ, उसे बैलेंस कर रहा हूँ। बैलेंस करने के लिए सिर्फ क्रेडिट में 2 एंट्रीज है, डेबिट में एक भी एंट्री नहीं है। तो अगर आप बैलेंस करोगे तो क्रेडिट की टोटल ही आपका बैलेंसिंग फिगर है, एज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको मिल रहा है 7,500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट मिल रहा है 7,500। ये क्लियर है? तो सबको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 7,500 मिल रहा है, उसे इमीडिएटली मैं कबीर एंड रेशमा पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशो यानी कि 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो 7,500 4:1 में कबीर को मिलेगा 6,000, रेशमा को मिलेगा 1,500 एंड इमीडिएटली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट में पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कबीर के कॉलम में 6,000, रेशमा के कॉलम में 1,500, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, उसका बैलेंसिंग फिगर यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मैंने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग विद सुवर्णा का कॉलम। तो सुवर्णा क्रेडिट में भी 45,000 है, डेबिट में भी 45,000 है, दोनों तरफ 45,000 में टैली हो रही है सुवर्णा, राइट। बट अगर मैं रेशमा को टैली कर रहा हूं तो रेशमा के क्रेडिट की टोटल है 85,500 एंड रेशमा के डेबिट की टोटल आ रही है 36,000। ये सॉर नो, डेबिट में एक ही आइटम है नया कैपिटल उनका, तो क्रेडिट इज 85,500 एंड डेबिट इज 36,000। तो बड़ी अमाउंट 85,500 में दोनों तरफ लिखूंगा, ये सॉर नो, एंड 85,500 माइनस 36,000 मेरा डिफरेंस आ रहा है, रेशमा का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 49,500 ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट बड़ा है इसलिए बैलेंसिंग फिगर 49,500 रेशमा के कॉलम में डेबिट साइड में आ रहा है। इज इट क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करने पर रेशमा टैली नहीं हो रही है, रेशमा का क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो रेशमा का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 49,500। सेम वे में इमीडिएटली कबीर को बैलेंस करता हूं, तो कबीर के क्रेडिट साइड की टोटल, कबीर कैपिटल की क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,47,000 एंड कबीर कैपिटल की डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,44,000। कबीर कैपिटल क्रेडिट इज 147, कबीर कैपिटल डेबिट इज 1,44,000, राइट। तो फिर से क्रेडिट साइड बढ़ा है तो मैं टोटल में दोनों तरफ 1,47,000 लिखूंगा एंड आई कैलकुलेट डिफरेंस 1,47,000 माइनस 1,44,000। कबीर का डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है 3,000, क्रेडिट बढ़ा है इसलिए डिफरेंस चला गया डेबिट साइड में एज 3,000। तो कबीर का डिफरेंस 3,000 मिल रहा है, रेशमा का डिफरेंस 49,500 मिल रहा है। उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस मिलेगा तो उसे करंट अकाउंट में एडजस्ट करो। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं टू करंट अकाउंट। क्या लिख रहा हूं मैं? टू करंट अकाउंट। वही जो मैंने कल आपको होमवर्क के लिए सम दिया था, यहां पर उन्होंने कहा था लोन अकाउंट, तो यहां पर बस टू लोन अकाउंट लिखना है, बस सेम ही है कल का और आज का। कल का होमवर्क जो मैंने दिया था आपको, राइट, की पूरा आपको स्टार्ट टू एंड होमवर्क करना है, उसमें बस ये वाली अमाउंट डिफरेंस अमाउंट लोन में एडजस्ट करनी थी। आज के क्वेश्चन में इसे हमें करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है एंड इसका सेकंड इफेक्ट में उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आऊंगा, कैपिटल के नीचे में लिख रहा हूं पार्टनर्स लोन, अंडरलाइन करके कबीर 3,000 एंड रेशमा 49,500। इज इट क्लियर? तो कल का जो आपने होमवर्क अगर सॉल्व किया है तो ये जो बैलेंस है कैपिटल का आपको सिर्फ करंट के जगह लोन में ट्रांसफर करना है एंड लोन को लायबिलिटी में, जैसे अभी मैंने करंट अकाउंट लिखा वैसे ही आपको लोन अकाउंट लायबिलिटी में लिखना है, राइट। तो अभी बात करते हैं अभी के सम की। अभी मैंने पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किया, उनका जो डिफरेंस मिला वो मैंने उठाया एंड लायबिलिटी में एज पार्टनर्स करंट अकाउंट में कबीर एंड रेशमा की एंट्री कर दी, राइट। तो वी आर डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट एंड एवरीथिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से चलते ऑन दी फर्स्ट पेज। हमारा बैंक अकाउंट अभी भी टैली करना बाकी है, तो फटाफट हम बैंक अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो बैंक अकाउंट के सिर्फ डेबिट में एंट्रीज है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो बैंक का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,28,000। तो बैंक में हमें दिख रहा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,28,000 एज बैलेंसिंग फिगर। फिर से इस बैंक बैलेंस को मैं उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा एज बैंक
1,28,000, राइट। तो यहाँ पर हमारे तीनों लेजर्स कंप्लीट हुए, रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली हो गया, फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस किया, फिर हमने बैंक अकाउंट को बैलेंस किया, यस और नो। अब सिर्फ बचता क्या है, हमारा बैलेंस शीट टैली करना बचता है, राइट। तो बट बैलेंस शीट टैली करने से पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को पुराने बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करेंगे, नए बैलेंस शीट को पुराने बैलेंस शीट के साथ, स्टार्टिंग विद द लायबिलिटी साइड। तो फटाफट, ये कुछ ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है, इजी आसान सा काम है। तो लायबिलिटी में पहला आइटम है उनके पास पार्टनर्स कैपिटल, नए बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा था उनके पास जनरल रिजर्व, लेकिन ऑलरेडी हम जनरल रिजर्व स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वे विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उसे भी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद है उनके पास क्रेडिटर फॉर गुड्स, बट क्रेडिटर फॉर गुड्स को क्या हमने कहीं पर एडजस्ट किया या कहीं पर सॉल्व किया या कहीं पर हाथ लगाया? आंसर इज नो। मतलब क्रेडिटर्स फॉर गुड्स आर अनटच, तो मैं क्रेडिटर फॉर गुड्स उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखूंगा क्रेडिटर फॉर गुड्स 48,000। यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास पुराने बैलेंस शीट में नेक्स्ट आइटम था क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। सेम वे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस को भी हमने कहीं पर हाथ नहीं लगाया, इट इज अगेन अनटच, तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस को भी उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखूंगा क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 12,000, राइट। तो पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी विथ नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी, मेरा कंपैरिजन हो गया। अब मैं चलता हूं पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स में। पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स में मेरे पास पहला था गुडविल, नए बैलेंस शीट में ऑलरेडी मेरे पास गुडविल है, यस और नो। तो गुडविल को मुझे फिर से लिखने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। गुडविल के बाद उनके पास था सन्ड्री डेटर्स, तो नए बैलेंस शीट में भी सन्ड्री डेटर्स है, बट सिर्फ पहले आरडीडी थी तो वो हमने कैंसिल की, तो अब आरडीडी नहीं दिख रही है, सिर्फ डेटर्स दिख रहे हैं। आरडीडी को ऑलरेडी हमने क्या किया, एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त हटा दिया, यस और नो। आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हमने लिख लिया। फिर उसके बाद था उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग, नए बैलेंस शीट में कहीं पर लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। कहीं पर किसी एडजस्टमेंट में हमने लैंड एंड बिल्डिंग के साथ कुछ किया क्या? आंसर इज नो। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग इज अनटच्ड, मुझे पुराने बैलेंस शीट से लैंड एंड बिल्डिंग उठा के नए बैलेंस शीट में चिपकाना पड़ेगा एज लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। इज इट क्लियर? एंड लास्ट उनके पास क्या था? बैंक था 83,000, बट नए बैलेंस शीट में मेरे पास बैंक ऑलरेडी आ चुका है। जब मैंने बैंक अकाउंट को टैली किया तो उसका बैलेंस मैंने 1,28,000 बैंक का ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर से मुझे पुराने बैंक को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा एसेट साइड का कंपैरिजन भी कंप्लीट हुआ, यस और नो। तो फाइनली क्या होना चाहिए? फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली, राइट। अगर मैं एसेट साइड का टोटल कर रहा हूं तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 337,500 एंड लायबिलिटीज का टोटल भी आ रहा है 3,37,500। सो मेरी बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट हमारी टैली हो रही है 3,37,500 ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर आपने ये पहले से सॉल्व किया होगा तो आपका भी इतने पे टैली होना चाहिए। अगर बीच में कुछ आपका गड़बड़ है तो उसे करेक्ट करो एंड इस सम को फिर से 1-2 बार रिवाइज करो, राइट। तो कल आने के बाद या कल के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 3, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 3। उससे भी हम स्टार्ट टू एंड पढ़ेंगे एंड टैली करने तक पूरा सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद फिर से मैं एक सम आपको स्टार्ट टू एंड होमवर्क वाला देने वाला हूँ, वो उसमें भी कुछ नए पॉइंट्स है, बस वो मैं आपको जाते जाते कल ये सम कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे, राइट। तो कल का यहाँ का एजेंडा है या लेक्चर का एजेंडा है कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। आपका बस इतना ही काम है, जितना हो सके उतना सम सॉल्व करके रखना है। अगर टैली हुआ वेरी गुड, टैली नहीं हुआ तो फिर लेक्चर में देखो क्यों टैली नहीं हो रहा है, बट ट्राई करो। आप जब से खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक अकाउंटिंग में कुछ भी आसान नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? चलो तो आज यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।